वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव व्यष्टि उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने यह चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं इनमें व्यष्टिगत स्तर पर अनेक विभिन्नताएं परिलक्षित होती है। इस अध्याय में हम उन क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वंशागत होती है। विभिन्नताओं के संचयन के लंबे समय तक होने वाले अनुवर्ती प्रभाव का अध्ययन अत्यंत रोचक है तथा जैव विकास में हम इसका अध्ययन करेंगे। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारित शारीरिक अभिकल्प एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। अब ज़रा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी में आहारित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। चित्र 9.1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 व्यष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती। इसके विषय में हम आनुवंशिकता के नियमों की चर्चा के समय देखेंगे। क्या किसी स्पीशीज़ में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आनुवंशिकता जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिज़ाइन अभिकल्पना का होना है। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आइए इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। वंशागत लक्षण वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं में हमारा क्या अभिप्राय है। हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। क्रियाकलाप 9.1 अपनी कक्षा के सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। ऐसे छात्रों की सूची बनाइए जिनकी कर्णपाली ईयर लॉब स्वतंत्र हो तथा जुड़ी हो। जुड़े कर्णपाली वाले छात्रों एवं स्वतंत्र कर्णपाली वाले छात्रों के प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रत्येक छात्र के कर्णपाली के प्रकार को उनके जनक से मिलाकर देखिए। इस प्रेक्षण के आधार पर कर्णपाली के वंशागति के संभावित नियम का सुझाव दीजिए। लक्षणों की वंशागति के नियम मेंडल का योगदान मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा। मेंडल बॉक्स में देखिए ने इस प्रकार की वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा जो उसने लगभग 1 शताब्दी से भी पहले किए थे। स्वतंत्र और जुड़े कर्णपाली। कान के निचले भाग को कर्णपाली कहते हैं। यह कुछ लोगों में सिर के पार्श्व में पूर्ण रूप से जुड़ा होता है परंतु कुछ में नहीं। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव
समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884। मेंडल को प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपने मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, उदाहरणतः गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल इत्यादि। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे। इनसे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की। प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक प्रतीकजनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। तो अलग प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने प्रतीक लंबे पौधों से पूर्ण रूप से समान थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के प्रतीक पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। प्रतीक पीढ़ी के पौधे से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधों की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की पूरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से एक चौथाई संतति बौने पौधे थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाए। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियों को वंशानुगति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया। वंशानुगति को जो तैयार किया गया एक पैटर्न चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 9.2 चित्र 9.3 में हम कौन सा प्रयोग करते हैं जिनमें यह सुनिश्चित होता है कि F2 पीढ़ी में वास्तव में टी कैपिटल टी फिर कॉमा कैपिटल टी स्मॉल टी तथा दोनों स्मॉल टी का संयोजन 1:2:1 अनुपात में प्राप्त होता है। इस व्याख्या में टी एवं कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि केवल स्मॉल टी पौधे बौने पौधे हैं। दूसरे शब्दों में कैपिटल टी की एक प्रति ही पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां टी ही होनी चाहिए। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि जो लक्षण टी की तरह व्यवहार करते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। चित्र 9.4 में कौन सा लक्षण प्रभावी है तथा कौन सा अप्रभावी है। क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधों के संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसे होगी। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे, अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है। मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे, परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज और कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह F2 पीढ़ी में नए लक्षणों का संयोजन देखने को मिला। जब बीज के आकार व रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्संयोजन से युग्मनज बना तो F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा, अतः लंबे पौधे लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण रूप
से वंशानुगत होते हैं। एक और उदाहरण चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? आनुवंशिकता कार्य विधि किस प्रकार होती है? कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिनमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। आइए पौधों की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं, अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम प्रकीर्णन दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि हम इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन लाते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, वह कम दक्ष होगी, अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी तथा पौधा बौना होगा। अतः जीन लक्षणों ट्रेट्स को नियंत्रित करते हैं। दो अलग अलग लक्षणों बीच क्या करती है? रंग की स्वतंत्र वंशानुगति को चित्र में जैसे दर्शाया गया है। यदि मेंडल के प्रयोग की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ठीक है तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां होती है। फिर इनसे जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है? यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र 9.5 में दर्शाया प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि 2 लक्षण R तथा Y सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते। इसे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है, अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं, जिन में से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका में आता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए की स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशानुगति की इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन वाले जीव भी वंशानुगति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशानुगति किस प्रकार होती है? लिंग निर्धारण। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले 2 एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अलग अलग स्पीशीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में जैसे कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। संतति नर होगी या मादा। घोंघे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। लैंगिक मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की, परंतु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म
नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होगा, जिनमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं, जैसा कि चित्र 9.6 में दर्शाया गया है। सामान्यतः आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, तथा जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का। 9.3 विकास। हमने देखा कि जनन प्रक्रिया में विभिन्नता की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है, जो डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियों एवं लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती है। आइए हम इस प्रवृत्ति के कुछ परिणामों का अध्ययन करें। एक दृष्टांत सोचिए कि 12 लाल भृंगों का एक समूह है, जो वे हरी पत्ती एवं झाड़ियों में रहते हैं। उनकी समष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती है तथा विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है। हम इसकी भी कल्पना करें कि कौवे भृंग को खाते हैं। कौवे जितने भृंग खाएंगे उतने कम भृंग जनन के लिए उपलब्ध होंगे। अब हम अन्य परिस्थितियों की कल्पना करें, जैसा चित्र 9.7 में इन भृंगों की समष्टि में विकसित हो सके। प्रथम स्थिति में जनन के दौरान एक रंग की विभिन्नता का उद्भव हो सकता है, जिससे समष्टि में लाल के बजाय एक हरा भृंग दिखाई देता है। हरी भृंग अपना रंग अपनी संतान को वंशानुगत आहरित करता है, जिसके कारण इसकी सारी संतति का रंग हरा होगा। कौवे हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भृंग को नहीं देख पाते, अतः उन्हें नहीं खा पाते। क्या होगा? हरे भृंग की संतति का शिकार नहीं होता, जबकि लाल भृंग की संतति लगातार शिकार होती रहती है। फलस्वरूप भृंगों की समष्टि में लाल भृंगों की अपेक्षा हरे भृंगों की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरी परिस्थिति में जनन के समय एक रंग की विभिन्नता का उद्भव होता है, परंतु इस समय भृंग का रंग लाल के स्थान पर नीला है। यह भृंग भी अपना रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। फलस्वरूप इस भृंग की सारी संतति नीली होती है। कौवे नीले लाल भृंगों को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, समष्टि का आकार जैसे जैसे बढ़ता है उसमें बहुत कम नीले भृंग है, परंतु अधिकतर भृंग लाल थे। परंतु इस स्थिति में एक हाथी वहां आता है तथा उन झाड़ियों को रौंद देता है जिसमें यह भृंग रहते थे। इससे बहुत से भृंग मारे जाते हैं। संयोग से कुछ नीले भृंग बच जाते हैं। इनकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु इनमें अधिकतर भृंग नीले हैं। यह स्वाभाविक है कि दोनों स्थितियों में जो दुर्लभ भिन्नता थी, समय के अंतराल में एक सामान्य लक्षण बन गई। दूसरे शब्दों में वंशानुगत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आए, क्योंकि जीन ही लक्षणों का नियंत्रण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है। यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। परंतु दोनों परिस्थितियों में कुछ रोचक अंतर भी है। प्रथम स्थिति में विभिन्नता एक सामान्यतः विभिन्नता बनी, क्योंकि उसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। दूसरे शब्दों में यह एक प्राकृतिक चयन था। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक चयन कौवों द्वारा किया गया। जितने अधिक कौवे होंगे उतने अधिक लाल भृंग उनके शिकार बनेंगे तथा समष्टि में हरे भृंगों का अनुपात संख्या बढ़ता जाएगा। अतः प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में विकास की ओर ले जा रहा है। यह भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। दूसरी स्थिति में रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। वास्तव में यह मात्र संयोग ही था। दुर्घटना के कारण एक रंग की भृंग समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। यदि भृंग की समष्टि का आकार बड़ा होता तो हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ ना हो।
यह आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। अब तीसरी स्थिति को देखिए, इसमें भृंग समष्टि बढ़ना प्रारंभ करती है। झाड़ियों में पादप रोग लग जाता है। भृंगों के लिए पत्तियां कम होती जाती है, परिणामतः भृंग अल्प पोषित रह जाते हैं। भृंग के औसत भार में अपेक्षाकृत कमियां आई है। कुछ वर्षों के बाद इस दुर्भिक्ष की स्थिति से भृंगों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधों के रोग समाप्त हो जाते हैं, भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तब भृंगों के भार में क्या परिवर्तन आएगा, इस पर विचार कीजिए। उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक अथवा जनन कोशिकाएं विशिष्ट जनन ऊतकों में बनते हैं। यदि भूभुक्षण के कारण भृंगों के शरीर के भार में कमी आती है तो इनसे जनन कोशिकाओं के डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः भूभुक्षण के कारण यदि समष्टि में कुछ भृंग कम भार के हो तो भी इसे विकास की संख्या नहीं दी जा सकती। इसका मुख्य कारण इस लक्षण का वंशानुगत न होना है। कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते। किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव क्योंकि जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता, इसलिए इसे भी जैव विकास नहीं कह सकते। आइए यह जानने के लिए कि अर्जित अनुभव लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते, एक प्रयोग द्वारा समझाते हैं। यदि हम पूंछ वाले चूहों का संवर्धन करें तो उसकी अगली पीढ़ी की संतति के भी पूंछ होगी, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे। अब यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहे तो क्या इन चूहों से बिना पूंछ विहीन वाली संतति प्राप्त होगी? उसका उत्तर है नहीं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूंछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882। चार्ल्स डार्विन जब 22 वर्ष के थे तो उन्होंने साहसिक समुद्री यात्रा की। 5 वर्षों में उन्होंने दक्षिणी अमेरिका तथा इसके विभिन्न द्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। उनकी इस यात्रा ने जैव विविधता के विषय में उस समय व्याप्त दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल दिया। यह भी अत्यंत रोचक है कि इंग्लैंड वापस आने के बाद वह पुनः किसी और यात्रा पर नहीं गए, वह घर पर ही रहे तथा उन्होंने अनेक प्रयोग किए जिनके आधार पर उन्होंने अपने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के अपने सिद्धांत की परिकल्पना की। वह यह नहीं जानते थे कि किस विधि द्वारा स्पीशीज में विभिन्नता आती है। उन्हें मेंडल के प्रयोगों का लाभ मिलता, परंतु ये दोनों व्यक्ति वैज्ञानिक ना तो एक दूसरे को और ना ही उनके कार्य के विषय में जानते थे। हम डार्विन के केवल उनके जैव विकासवाद के कारण ही जानते हैं, परंतु वह कुछ प्रकृति शास्त्री भी थे तथा उनका एक शोध भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका के विषय में भी था। यही कारण है कि आनुवंशिकता एवं वंशानुगति, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, का ज्ञान जैव विकासवाद को समझने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स डार्विन भी इसकी क्रियाविधि नहीं खोज सके। यह अवश्य ही ऐसा कर पाते यदि उन्होंने अपने समकालीन ऑस्ट्रेलियन गेंगन मेंडल के प्रयोगों के महत्व को जाना होता। मेंडल की डार्विन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ थे। मेंडल भी डार्विन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ थे, तो दोनों ही एक दूसरे के प्रयोगों के बारे में नहीं जान पाए। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। मेंडल के प्रयोगों से हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि का पता चला, परंतु दोनों ही यह बताने में असमर्थ रहे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात इसका सर्वप्रथम आविर्भाव किस प्रकार हुआ। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हॉल्डेन, जो बाद में भारत के नागरिक हो गए थे, ने 1929 में यह सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से ही हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। उनसे
उसने कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वदा भिन्न था। इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। यह कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए, इसके उत्तर की परिकल्पना स्टैनली एल मिलर तथा हेराल्ड सी उरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर की जा सकती है। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक प्राचीन वातावरण के समान था। इसमें अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन के नहीं। पात्र में जल भी था। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियाँ उत्पन्न की गई जैसे आकाश में बिजली। एक सप्ताह के बाद 15% कार्बन मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गई। इनमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो क्या पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? जाति उद्भव। अभी तक हमने जो कुछ भी समझा वह सूक्ष्म विकास का था। इसका अर्थ है कि यह परिवर्तन बहुत छोटे हैं, यद्यपि महत्वपूर्ण है। फिर भी ये विशिष्ट स्पीशीज़ की समष्टि सामान्य लक्षणों स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं, परंतु इससे यह नहीं समझा जा सकता कि नई स्पीशीज़ का उद्भव किस प्रकार होता है। यह तभी समझा जा सकता है जबकि वृगों का यह समूह जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दो भिन्न समष्टियों में बंट जाए तो आपस में जनन करने में असमर्थ हो। जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब हम उन्हें दो स्वतंत्र स्पीशीज़ कह सकते हैं। तो क्या हम उन कारणों का विस्तारण करें जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है और स्पीशीज़ की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। सोचिए क्या होगा कि वे झाड़ियों जिन पर भृंग भोजन के लिए निर्भर करते हैं एक पर्वत श्रृंखला के बृहद क्षेत्र में फैल जाए। परिणाम तो समष्टि का आकार भी विशाल हो जाता है, परंतु व्यष्टि भृंग अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की कुछ झाड़ियों पर ही निर्भर करते हैं। वे बहुत दूर नहीं जा सकते। अतः भृंगों की इस विशाल समष्टि के आसपास उप समष्टि होगी, क्योंकि नर एवं मादा भृंग जनन के लिए आवश्यक है। अतः जनन प्राय इन उप समष्टियों के सदस्यों के मध्य ही होगा। हाँ, कुछ साहसी भृंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं तथा कौवा एक भृंग को एक स्थान से उठाकर बिना हानि पहुँचाए दूसरे स्थान पर छोड़ देता है। दोनों ही स्थितियों में अप्रवासी भृंग स्थानीय समष्टि के साथ ही जनन करेगा। परिणामतः अप्रवासी भृंग के जीन नई समष्टि में प्रविष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का जीन प्रभाव उन समष्टियों में होता रहता है जो आंशिक रूप से अलग अलग है, परंतु पूर्ण रूपेण अलग नहीं हुई है। परंतु यदि इस प्रकार की दो उप समष्टियों के मध्य एक विशाल नदी आ जाए तो दोनों समष्टियाँ और अधिक पृथक हो जाएगी। दोनों के मध्य जीन प्रभाव का स्तर और भी कम हो जाएगा। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में आनुवांशिक विचलन प्रत्येक उप समष्टि में विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण हो जाएगा। भौगोलिक रूप से विलग इन समष्टियों में प्राकृतिक चयन का तरीका भी भिन्न होगा। अतः उदाहरण के लिए एक उप समष्टि की सीमा में उकाब चील द्वारा कौवे समाप्त हो गए, परंतु दूसरी उप समष्टि में यह घटना नहीं होगी जहाँ पर कौवों की संख्या बहुत अधिक है। परिणामतः पहले स्थान पर भृंगों का हरा लक्षण प्राकृतिक चयन नहीं होगा, जबकि दूसरे स्थान पर इसका चयन होगा। भृंगों को कि इन पृथक उप समष्टियों में आनुवांशिक विचलन एवं प्राकृतिक वर्ण के संयुक्त प्रभाव के कारण प्रत्येक समष्टि एक दूसरे से अधिक भिन्न होती जाती है। यह भी संभव है कि अंततः इन समष्टियों के सदस्य आपस में एक दूसरे से मिलने के बाद भी अंतर्जनन में असमर्थ हो। अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा यह परिवर्तन संभव है। यदि डीएनए में यह परिवर्तन पर्याप्त है, जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तो दो समष्टियों के सदस्यों की जनन कोशिकाएं संलयन करने में असमर्थ हो सकती है। अथवा संभव है कि ऐसी विभिन्नता उत्पन्न हो जाए जिसमें हरे रंग की मादा भृंग लाल रंग के नर भृंग के साथ जनन की क्षमता ही खो दे। वह केवल हरे रंग के नर भृंग के साथ ही जनन कर सकते हैं। यह
हरे रंग के प्राकृतिक के लिए अत्यंत दृढ़ परिस्थिति है। अब यदि ऐसे हरी मादा भृंग दूसरे समूह के लाल नर से मिलती है तो उसका व्यवहार ऐसा होगा कि जनन ना हो, परिणामतः भृंगों की नई स्पीशीज का उद्भव होता है। एवं वर्गीकरण, इन सिद्धांतों के आधार पर हम अपने चहु और पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह एक प्रकार से समय घड़ी से पीछे जाना है। हम ऐसा विभिन्न स्पीशीज के अभिलक्षणों के पदानुक्रम का निर्धारण करके कर सकते हैं। इस प्रक्रम को समझने के लिए हम कक्षा 9 में पढ़े जीवों के वर्गीकरण को स्मरण करें। विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। इसके लिए कौन से अभिलक्षण जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं तथा कौन से अभिलक्षण कम महत्वपूर्ण अंतरों का निर्णय लेते हैं। अभिलक्षणों से हमारा क्या अभिप्राय है? बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार अभिलक्षण कहलाता है। हमारे 4 पाद होते हैं, यह एक अभिलक्षण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक अभिलक्षण है। कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान होते हैं। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकता है परंतु सभी जीवों में नहीं। कोशिका के अभिकल्प का आधार भूत अभिलक्षण का एक उदाहरण कोशिका में केंद्रक का होना या ना होना है, जो विभिन्न जीवों में भिन्न हो सकता है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक कोशिक अथवा बहुकोशिक होने का गुण शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है, जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण है। बहुकोशिक जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या ना होना वर्गीकरण का अगला स्तर है। उन बहुकोशिक जीवों जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता में कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें अंतः कंकाल होता है तथा कुछ में बाह्य कंकाल का अभिलक्षण एक अन्य प्रकार का आधारभूत अभिकल्प अंतर है। इन थोड़े से प्रश्नों जो हमने यहाँ पूछे हैं के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पदानुक्रम विकसित हो रहा है, जिसके आधार पर वर्गीकरण के लिए समूह बना सकते हैं। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों में हुआ होगा। इसे हम उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। एक भाई एवं बहन अति निकट संबंधी है। उनसे पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात वे एक ही माता पिता की संतान है। लड़की के चचेरे ममेरे भाई बहन भी उससे संबंधित है परंतु उसके अपने भाई से कम। इसका मुख्य कारण है कि उनके पूर्वज समान है, अर्थात दादा दादी जो उनसे 2 पीढ़ी पहले के हैं, ना कि 1 पीढ़ी पहले के। अब आप इस बात को भली प्रकार समझ सकते हैं कि स्पीशीज जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। अतः हम स्पीशीज के ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिनके पूर्वज निकट अतीत में समान थे। इसके बाद इन समूहों का एक बड़ा समूह बनाइए जिनके पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक दूर समय के अनुसार के हो। सैद्धांतिक रूप में इस प्रकार अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुँच सकते हैं जहाँ मात्र एक ही स्पीशीज थी। यदि यह सत्य है तो जीवन की उत्पत्ति अवश्य ही अजैविक पदार्थों में से हुई होगी। यह किस प्रकार संभव हुआ होगा, इसके विषय में अनेक सिद्धांत हैं। यह रोचक होगा यदि हम अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सके। विकासीय संबंध खोजना, जब हम विकासीय संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं तो हम समान अभिलक्षणों की पहचान किस प्रकार करते हैं। विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण समान होंगे क्योंकि वे समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। उदाहरण के तौर पर इस वास्तविकता को ही लेते हैं कि पक्षियों, सरीसृप एवं जल स्थलचर की भांति ही स्तनधारियों के 4 पाद होते हैं। सभी में पादों की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है, तथापि पाद की आधारभूत संरचना एक समान है। ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाले विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिलती है, परंतु किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण समान उभयनिष्ठ पूर्वज परंपरा नहीं है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख के विषय में आपके क्या विचार है? पक्षी एवं चमगादड़ के पंख होते हैं परंतु गिलहरी एवं छिपकली के नहीं।
तो क्या पक्षी एवं चमगादड़ों के बीच संबंध गिलहरी अथवा छिपकली की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ है? इससे पहले कि हम कोई निष्कर्ष निकालें, हमें पक्षी एवं चमगादड़ के पंखों को और बारीकी से देखना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी बृहत अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बना है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बनता है, जो परों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, ना कि समजात अभिलक्षण। अब यह विचार करना रोचक होगा कि पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद को समजात माना जाए अथवा समरूप। जीवाश्म अंगों की संरचना केवल वर्तमान स्पीशीज पर ही नहीं की जा सकती, वरन उन स्पीशीज पर भी की जा सकती है जो अब जीवित नहीं है। हम कैसे जान पाते हैं कि ये विलुप्त स्पीशीज कभी अस्तित्व में थी? यह हम जीवाश्म द्वारा ही जान पाते हैं। चित्र 9.10 में दिखाई देखिए, जीवाश्म क्या है। सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं? इस बात के आकलन के दो घटक हैं। एक है सापेक्ष। यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में यह सोचना तर्कसंगत है कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। दूसरी स्थिति है फॉसिल डेटिंग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि यह विधि किस प्रकार कार्य करती है। जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं? आइए 10 करोड़ 100 मिलियन वर्ष पहले से प्रारंभ करते हैं। समुद्र तल पर कुछ अकशेरुकीय जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा वे रेत में दब जाते हैं। धीरे धीरे और अधिक रेत एकत्र होती जाती है तथा अधिक दाब के कारण चट्टान बन जाती है। कुछ मिलियन वर्षों बाद क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर मर जाते हैं तथा उनका शरीर भी मिट्टी में दब जाता है। यह मिट्टी भी दबकर चट्टान बन जाती है, जो पहले वाले अकशेरुकी जीवाश्म वाले चट्टान के ऊपर बनती है। फिर उसके कुछ और मिलियन वर्षों के बाद इस क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीवों के जीवाश्म चट्टानों में दब जाते हैं। इसके काफ़ी समय उपरांत मृदा अपरदन, मान लीजिए जल प्रभाव के कारण कुछ चट्टानें फट जाती है और घोड़े के समान जीवाश्म प्रकट होते हैं। जैसे जैसे हम गहरी खुदाई करते रहते हैं, वैसे वैसे पुराने तथा पुराने जीवाश्म प्राप्त होते हैं। विकास के चरण। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि जटिल अंग, उदाहरण के लिए आँख का चयन, उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है, तो वे डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा किस प्रकार संभव है? निश्चित रूप से ऐसे जटिल अंगों का जिसका कर्मिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा, परंतु जिसका कर्मिक विकास जो विकास कर्मिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा, परंतु बीज के परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं, इसके लिए अनेक संभावित स्पष्टीकरण हैं। एक बीज का चरण, जैसे कि अल्पवर्धित आँख, किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है। यह योग्यता को लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है। वास्तव में पंख की तरह आँख भी एक व्यापक अनुकूलन है। यह कीटों में पाई जाती है। इसी प्रकार ऑक्टोपस तथा कशेरुकी में भी, तथा आँख की संरचना इन सभी जीवों में भिन्न है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकास से उत्पत्ति है। साथ ही एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जो संभवतः ठंडे मौसम में उष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। वास्तव में कुछ उड़ने में समर्थ नहीं थे, बाद में संभवतः पक्षियों ने परों के उड़ने के लिए अपनाया। डायनासोर सरीसृप थे, अतः हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित है।
यहाँ इसका उल्लेख करना रोचक होगा कि बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती है। यह सत्य है कि जीवाश्म में अंगों की संरचना का विवेचन हमें यह अनुमान लगाने में सहायक हो सकता है कि विकास से संबंध कितना पीछे जा सकता है। क्या इस प्रक्रम के उदाहरण उपलब्ध है? जंगली गोभी इसका एक अच्छा उदाहरण है। 2000 वर्ष पूर्व से मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इसमें विभिन्न सब्जियां विकसित की, परंतु यह प्राकृतिक चरण ना तो कृत्रिम चयन है। कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकली विकसित हुई अथवा बंधे पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया अतः गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया, केल नामक सब्जी का विकास किया। यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो क्या हम कभी ऐसा सोच सकते थे कि उपरोक्त सभी समान जनक से विकसित हुई है? विकासीय संबंध खोजने का एक अन्य तरीका इस मौलिक परिकल्पना पर निर्भर करता है जिससे हमने प्रारंभ किया था। यह विचार था कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। यदि यह सत्य है तो स्पीशीज के डीएनए की संरचना की तुलना में हम सीधे ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पीशीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन आए। विकास से संबंध स्थापित करने में इस विधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। आणविक जातिवृत्त। हम इस बात की चर्चा करते हैं कि कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन से इस प्रोटीन में भी परिवर्तन आएगा जो नए डीएनए से बनेगी। दूसरी बात यह है कि यह परिवर्तन उत्तरोत्तर पीढ़ियों में संचित होते जाएगा। क्या हम समय के साथ पीछे जाकर यह जान सकते हैं कि यह परिवर्तन किस समय हुए? आणविक जातिवृत्त वास्तव में यही करता है। इस अध्ययन में यह विचार सन्निहित है कि दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में ये विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। इस प्रकार के अध्ययन विकासीय संबंधों को खोजते हैं तथा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न जीवों के बीच आणविक जातिवृत्त द्वारा स्थापित संबंध वर्गीकरण से सुमेलित होते हैं जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। विकास की प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। स्पीशीज के वंश वृक्ष की कड़ियाँ ढूंढने के इस प्रयास में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली, इस प्रक्रम में प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं संभव है, अतः ऐसा नहीं है कि नई स्पीशीज के उद्भव के लिए पहली स्पीशीज विलुप्त हो जाए। एक नई स्पीशीज की उत्पत्ति हुई है। ब्रिंग के उदाहरण में देखा था, नई स्पीशीज की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहली विलुप्त हो जाए। यह सब पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि विकसित हुई नई स्पीशीज अपनी पूर्वज स्पीशीज से उत्तम ही है। केवल प्राकृतिक वर्ण एवं आनुवंशिक विचलन के संयुक्त प्रभाव से ऐसी समष्टि बनी जिसके सदस्य पहली स्पीशीज के साथ जनन में असमर्थ है। अतः उदाहरण के लिए यह सत्य नहीं है कि मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ। वर्ण पहले मानव एवं चिंपैंजी दोनों ही के पूर्वज समान थे। वे ना चिंपैंजी की तरह थे और ना मानव की तरह। यह भी आवश्यक नहीं है कि पूर्वजों से विलग होने के प्रथम चरण में ही आधुनिक चिंपैंजी या मानव की उत्पत्ति हो गई हो, परंतु इस बात की संभावना अधिक है कि दोनों स्पीशीज का विकास अलग अलग ढंग से विभिन्न शाखाओं में अपने तरीके से हुआ होगा जिससे आधुनिक स्पीशीज का वर्तमान स्वरूप बना है। वास्तव में जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। जैव विकास में प्रगति की यदि कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वह है समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्व प्राचीन अभिकल्प अदक्ष है। अनेक अति प्राचीन एवं सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में है। वास्तव में सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों से मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीशीज है। मानव विकास के अध्ययन के लिए भी उन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं जिनका जैव विकास के लिए किया था। यथा उत्खनन, समय निर्धारण एवं जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है। इस धरती ग्रह पर
मानव के रंग रूप अथवा एवं प्रकृति में अत्यधिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती है। ये विविधताएं इतनी अधिक एवं प्रखर है कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों की ही बात करते थे। आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजातियों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुछ को पीला, कुछ को काला, सफ़ेद या भूरा कहा जाता था। लंबे समय तक यह बहस चलती रही कि क्या इन आभासी समूहों का विकास अलग अलग हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में प्रमाण अति स्पष्ट हो गए। हम कह सकते हैं कि इन आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव एक ही स्पीशीज़ के सदस्य हैं। केवल यही नहीं है कि हम पिछले कितने हजार वर्षों में कहाँ रह रहे हैं, बल्कि हम सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ है। आधुनिक मानव स्पीशीज़ होमो सैपियंस के सर्वप्रथम प्राचीनतम सदस्यों को वहीं पर खोजा जा सकता है। हमारे आनुवंशिक छाप को कालगर्त में अफ्रीका मूल में ही खोजा जा सकता है। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए, जबकि वहाँ के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए। उत्प्रवासी धीरे धीरे समूचे ग्रह संसार में फैल गए। अफ्रीका से पश्चिम एशिया तथा वहाँ के मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया, वहाँ से उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों तथा फिलीपींस के ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र किया। वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुँचे। क्योंकि वे मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफ़र नहीं कर रहे थे, अतः उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया। वे विभिन्न समूहों में कभी आगे तथा कभी पीछे गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, कभी कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ गए, जबकि कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। जाने आने का यह सिलसिला चलता रहा। इस ग्रह को अन्य स्पीशीज़ की तरह ही उनकी उत्पत्ति जैव विकास की एक घटना मात्र ही थी तथा वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। आपने क्या सीखा? जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न स्पीशीज में लिंग निर्धारण के कारक भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता में मिलने वाले गुणसूत्र एक्स लड़की के लिए तथा वाई लड़कों के लिए है किस प्रकार के हैं। स्पीशीज में विभिन्नताएं उसे उत्तरजीविता के योग्य बना सकती है अथवा केवल आनुवंशिक विचलन के योगदान देती है। कायिक ऊतकों में पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते। विभिन्नताओं की यौगिक पार्थक्य के कारण स्पीशीकरण हो सकता है। विकासीय संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। काल में पीछे जाकर समान पूर्वजों की खोज से हमें अंदाज़ा होता है कि समय के किसी बिंदु पर अजैव पदार्थों ने जीवन की उत्पत्ति की। जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान स्पीशीज़ का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी आवश्यक है। अस्तित्व लाभ हेतु मध्यवर्ती चरणों द्वारा जटिल अंगों का विकास हुआ। जैव विकास के समय अंग अथवा आकृति नए प्रकारों के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए पर जो आरंभ में उष्णता प्रदान करने के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए। विकास को निम्न अभिरूप में उच्चतर अभिरूप की प्रकृति नहीं कहा जा सकता, वरन यह प्रतीत होता है कि विकास ने अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्प उत्पन्न किए, जबकि सरलतम शारीरिक अभिकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मानव के विकास के अध्ययन में हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीशीज़ के सदस्य हैं, जिसका उदय अफ्रीका में हुआ और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।